नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, भारत में आने वाले कुछ महीनों में, कुछ समय में जो स्थितियां पनप सकती हैं, उसे सोचकर डर लगता है। डर इसलिए कि चुनाव बिल्कुल सामने हैं और इस महीने के अंत में उसकी घोषणा भी हो जाएगी। बहुत ज्यादा डिले होगी तो मार्च पहले हफ्ते में घोषणा हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके सहारे मोदी जी ये चुनाव जीत पाए। महिला आरक्षण फेल हुआ, राम मंदिर का मुद्दा जितना उन्माद फैलाना था फैला चुके, अब वो भी फिजल आउट होना शुरू हो गया है। अब आखिरी रास्ता, जैसे कि हर चुनाव में होता है कि जब कोई विकास का, विनाश का मुद्दा नहीं चलता तो हिंदू मुस्लिम पे मोदी जी आ जाते हैं। हमने कर्नाटक में देखा, हमने हिमाचल में देखा और हमने दिल्ली के म्युनिसिपल इलेक्शंस तक में देखा कि कैसे आखिर में फिर वही हिंदू मुस्लिम, वही विवाद। और इस बार भी ज्ञानवापी का मुद्दा, वहां पर व्यास तहखाने में पूजा, दिल्ली में एक रजिया सुल्तान के द्वारा उस राज्य में बनाई गई एक मस्जिद का ढाया जाना और ये कहा जाना कि ये मस्जिद संजय वन के आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर एक अनऑर्गेनाइज्ड इलीगल स्ट्रक्चर था। कमाल है साहब, संजय वन तो अब आया है। वो मॉस्क जब बनी होगी, वो तो 700 साल पहले की है, तो वो कैसे इल्लीगल हो गई? इल्लीगल तो फिर संजय वन हुआ देखा जाए तो। लेकिन क्या कहते हैं ना कि जो राजा कहे वही सही। अब हमारा जो मेन दल है बीजेपी या आरएसएस या उसके जो विंग हैं, उनका जो बिहेवियर है वो एक तरह से नॉन स्टेट एक्टर जैसा है। क्योंकि संविधान नाम की तो कोई चीज है नहीं यहाँ पर। जब संविधान है नहीं, मैं जानबूझ के शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर संविधान नाम की कोई चीज नहीं है और संविधान को कोई मानता भी नहीं है सत्ताधारी दल। तो जो मोदी जी कहते हैं वही संविधान हो जाता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई चैलेंज करे। न्यायपालिका समेत अन्य सभी संस्थाओं ने पूरे घुटने टेक दिए हैं। कभी कभी लगता है कि ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है, ये हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। क्योंकि न्यायपालिकाएं अब ऐसे फैसले देती हैं कि जैसे वो कोई हिंदू पक्षकार हो। उन्हें कुछ सुनने को ही नहीं आता, ना वो सुनना चाहते हैं। और जो सड़कों पर दंगे फसाद हो रहे हैं, जिस ढंग का बिहेवियर है, जिस ढंग से हिंदू मुस्लिम दंगों को उकसाने की बात हो रही है, मुझे लगता है कि हम एक ऐसे संक्रमण काल में प्रवेश कर गए हैं जहां आने वाले कुछ महीनों में आप बड़े स्तर पर स्थितियों को बिगड़ते हुए देख सकते हैं। इसी बात का डर है। क्योंकि जब स्टेट एक्टर्स अपने आप को नॉन स्टेट एक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर दे तो इससे डेंजरस या खतरनाक चीज कुछ हो नहीं सकती है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं उनका परिचय करवा देता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी मध्य प्रदेश से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत कुमार जी पटना से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राकेश जी, आ, आप तो एमपी से हो और एमपी वैसे भी पीसफुल स्टेट के रूप में जाना जाता है, लेकिन वहां भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। बल्कि सुनने में आया कि वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं तो तुम्हें तो इतिहास ही गलत पढ़ाया गया है, अब हम तुम्हें सही इतिहास पढ़ाएंगे। और ना जाने कितना कुछ ऐसा हो रहा है जो ना तो संविधान के अनुरूप है, ना नैतिकता के अनुरूप है, ना मर्यादा के अनुरूप है। ऐसा लगता है कि भगवाधारियों को खुली छूट मिली हुई है, चाहे वीएचपी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो। इनको 100 झूठ माफ है, 100 कत्ल माफ है। ये कुछ भी गुनाह कर लें, इनके ऊपर कोई भी दंड संहिता नहीं लगती और कोई इनके ऊपर देखा जाए तो बुलावा नहीं आता, खास तौर से किसी भी किस्म के लिए। और यूपी में तो खास तौर से आजकल इन्हीं के लोग जो हैं गौकशी भी कर देते हैं, नाम मुसलमानों का लगाते हैं, पकड़े जाते हैं तो फिर उसके बाद ये मुद्दा निकल कर आ जाता है। अजीब सी कहानी है इस देश में सर। राकेश जी, ये देश को कौन से नरक में धकेलने की तैयारी है? जी। ये देश को असल में वहां ले जाना चाहते हैं जहां 1930 और 40 में जर्मनी पहुंचा था। आपने कई सारे उदाहरण दिए। एक उदाहरण आप जहां बैठे हैं उसके आसपास का आज का ही घटनाक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने थाने में घुसकर
अपने ही सहयोगी दल के नगर अध्यक्ष को गोली मार दी है। 4 गोलियां लगी हैं। आपने देखा होगा, सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है थाने के भीतर का। जी। तो आप समझ सकते हैं कि समाज को धीरे धीरे हिंसक रास्ते पर ले जाने की कोशिशें चल रही हैं। जी। ये बात सही है कि उनके जितने मुद्दे उठाने की कोशिश वे करते हैं, वे मुद्दे ज्यादा से ज्यादा 5-7 दिन में ढेर हो जाते हैं। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हम सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन तक चलेगा, लोगों को अपील करेगा, लेकिन फिलहाल मुश्किल से 10 दिन हुए अभी, ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत गर्माहट उसमें बची है। यद्यपि मेरा ऐसा मानना है, जब चुनाव की बेला आएगी सामने, अभी चुनाव में थोड़े से दिन घंटे बाकी हैं, तब शायद इस मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश करेंगे, गरमाने की कोशिश करेंगे। फिर घर घर ये संदेश जाएगा सोशल मीडिया के जरिए, पर्चों के जरिए, कि जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे फिर से। और इस मास अपील के जरिए जनता को ये कहा जाएगा कि जो लोग राम को लेके आए उन्हें तो सत्ता में फिर से लाना हमारा फर्ज है, और इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। आपने कहा कि संविधान नहीं है, बेशक ये कहते समय कितनी पीड़ा, कितना कष्ट आपको हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन संविधान नहीं है, ये कई बार देश के प्रधानमंत्री से लेकर उनके संगी साथी, उनके सहयोगी साबित करते रहे हैं कि संविधान को होते हुए भी वे उसे मानने को तैयार नहीं है। वरना कोई कारण नहीं है कि संविधान की शपथ लेने वाले केंद्रीय मंत्री देश की राजधानी में गोली मारो सालों को ऐसे नारे लगाएं, फिर अदालतें ये कहकर उस मामले को खत्म कर दें कि उन्होंने मुस्कुराकर कहा था। मानो इस देश में किसी अपराध को करते समय चेहरे पर एक मुस्कान ला देना ही निरपराध होने के लिए पर्याप्त है। संवैधानिक संस्थाओं का हाल हम देख ही रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां, संवैधानिक संस्थाएं सरकार के हाथ की कुल्हाड़ी, सरकार के हाथ का औजार, उसका तीर कमान बनकर रह गई हैं। और संधान करने के लिए सत्ता से असहमत लोग, विपक्षी पार्टियां, विपक्षी सरकारें, विपक्ष के मुख्यमंत्री, आपके जैसे पत्रकार, वे सब लोग हैं जो सरकार से असहमत हैं। इसलिए मैं आपकी सारी आशंकाओं को स्वीकार कर रहा हूं, ये मान रहा हूं कि आपकी आशंकाएं गलत नहीं हैं। वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दंगे करा सकते हैं, आपसी सद्भाव बिगाड़ने वाली घटनाओं को हवा दे सकते हैं। आपने उत्तर प्रदेश की एक गौकशी घटना का, वहां तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इत्यादि के लोग गायों की हत्या में शामिल पाए जा रहे हैं। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं ईमेल के जरिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, और निकल कौन रहे हैं? उन्हीं के नेता, उन्हीं के कार्यकर्ता। तो ये सब चीजें इस बात के लिए हम सबको सतर्क कर रही हैं कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आएगा पास, वैसे वैसे ये खतरा और गहराता चला जाएगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो लोग भूमिका जो अदा कर रहे हैं, ये अपने आप को अपने पदों से, अपने दायित्वों से अलग रखकर, वो जो एक घटना के समय आपको याद है कहा गया था ना कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, तब पवन खेड़ा ने कहा था कि आज के फ्रिंज कल के सत्ताधारी होंगे। आज स्थिति ये है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, पदों पर बैठे लोग हैं, वे खुद ही फ्रिंज एलिमेंट जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वे खुद उसी तरह का आचरण कर रहे हैं कि मानो उनके ऊपर स्टेट का कोई दायित्व नहीं है, संविधान का, लोकतंत्र का कोई उत्तरदायित्व उनके पास नहीं है, इसलिए वे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अंतिम बात, मध्य प्रदेश का आपने हवाला दिया। मध्य प्रदेश शांति का टापू हमेशा से रहा है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम पिछली सरकार में शिवराज सिंह के चौथे कार्यकाल में चला, और अब जिस तरह की बातें हो रही हैं, और वो जो बयान है वो मुख्यमंत्री का नहीं है, गलत इतिहास पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का है। कुल मिलाकर वे हिंदू मुस्लिम की राह पर ही लौटेंगे, विभाजनकारी राजनीति करेंगे, और लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जी दिनेश जी। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जब स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा डेंजरस प्रोपोजिशन